हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे क्लास 11th की हिंदी को पूरा पढ़ाने के लिए। मैंने क्लास 11th का हिंदी पढ़ाया था 2023 में, लेकिन किसी कारणवश मैं सिलेबस पूरा नहीं करवा पाया था। लेकिन आप सभी के कमेंट करने के बाद आज मैं फिर से आपको क्लास 11th का हिंदी पढ़ाने शुरू करने जा रहा हूं, और इस बार मैं आपको क्लास 11th का हिंदी का पूरा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊँगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे आपकी आज से रेगुलर क्लासेज होगी, इसलिए रोज़ शाम 6 बजे जुड़िएगा। और सबसे पहले मैं आपको गद्य खंड के 12 पाठ पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको काव्य खंड के 12 पाठ पढ़ाऊंगा। आपका सिलेबस क्या है उस पर मैंने एक पाठ्यक्रम परिचय का वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देखकर आपने क्लास 11th की हिंदी के सिलेबस को समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको क्लास 11th की हिंदी दिगंत भाग 1 का पहला जो पाठ है पूस की रात, वो पाठ पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा क्लास 10th में आपने एक टेक्स्ट बुक पढ़ी है बिहार बोर्ड में, पैनोरमा पार्ट 2, और उसका जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका ही पहला पार्ट था जनवरी नाइट। तो इसको आपने इंग्लिश में पढ़ रखा है और मैंने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करवाया था आपको क्लास 10th में। तो अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब भी मैं इस पार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ पार्ट है। इस पार्ट का मैं आपको आज फुल एक्सप्लेनेशन करके देने वाला हूँ, पूरी व्याख्या के साथ इस पार्ट को समझाने वाला हूँ। और यहाँ पर कृष्णा एजुकेशन चैनल पर जो भी वीडियो बनाया जाता है, जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, उन सभी विषयों का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के और सभी विषय के पीडीएफ जो है वो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। जैसे ये क्लास समाप्त होगी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूस की रात जो पाठ है उसके जो लेखक है वे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का मैंने इमेज ऐड कर दिया। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का आप इमेज देख लीजिए। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में पढ़ना अति महत्वपूर्ण होता है कि उस पाठ के लेखक कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, उन्होंने शिक्षाएं कहाँ से प्राप्त की थी, उनकी कृतियाँ क्या थी, उनको कौन से सम्मान मिले थे, उनके माता पिता का नाम क्या था। क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर लेखक से ही बनते हैं। इसलिए मैं आपको सभी पार्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपके पास क्लास 11th का हिंदी दिगंत भाग 1 का टेक्स्ट बुक है तो आप उससे मैच कर लीजिएगा। मैंने उसी से एक एक लाइन को उठाकर यहाँ टाइप किया है और मैं आपको बिल्कुल बुक ही पढ़ाने वाला हूँ, बुक के ही लाइन को समझाने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको वहाँ से कटौती करके पढ़ाता हूँ तो आपको पाठ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये पाठ आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके लाइनों को अच्छे से पढ़ाकर उन सभी लाइनों का अच्छे से आपको भावार्थ सरलार्थ बताते हुए चलूँगा तो आपको पाठ अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आपको करना यही है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, माइंड कंसंट्रेट करके, जिससे आपको ये क्लास में ये पाठ बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। और ये पाठ अगर आप अच्छे से समझ आते हैं तो नेक्स्ट डे मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और उसके नेक्स्ट डे मैं आपको इसी पाठ में जो पाठ के साथ प्रश्न उत्तर, अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए हुए रहते हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको कराने वाला हूं। तो पाठ आप अच्छे से समझे हुए रहिएगा। तो आप क्वेश्चंस को पहले मुझसे बताने से पहले आप आंसर दे दीजिएगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि मैं आपको जो भी क्लासेस करवाऊंगा ये सभी क्लासेस मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं, इसलिए इन क्लासेस को आप लैंडस्केप मोड में देखिएगा। लैंडस्केप मोड का मतलब आपका मोबाइल ऐसे रहता है, तो आपको मोबाइल को ऐसे करके वीडियोस को देखना है लैंडस्केप मोड में, मतलब कि मोबाइल को तिरछा करके, जिससे आपको सभी वीडियोस बिल्कुल अच्छे से दिखे। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन का तात्पर्य होता है मृत्यु। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी को, और इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान ग्राम लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लम्ही ग्राम में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। मतलब इनका जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से था। मतलब इनका जो नाम मुंशी प्रेमचंद जी आप पढ़ रहे हैं ये इनका नाम बाद में रखा गया। इनका सबसे पहले बचपन में, मतलब कि मूल नाम था धनपत राय। जब इन्होंने लेखन शुरू किया तो नवाब राय के नाम से शुरू किया, और उसके बाद जब ये प्रसिद्ध हो गए तब इनका नाम मुंशी प्रेमचंद रखा गया। इनके माता पिता थे, इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था।
उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो 1910 में इंटर किया था और 1919 में बीए किया था। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी 1910 में इंटर किया था और उसके बाद 1919 में बीए किया था। वृत्ति का मतलब होता है कि ये कार्य क्या करते थे। ये प्राइवेट ट्यूशन देते थे, ये अध्यापकी मतलब पढ़ाने का काम करते थे, ये जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी भी करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर इन्होंने अपनी जो सरकारी नौकरी थी अध्यापकी की और जिला बोर्ड सब इंस्पेक्टरी की, इस नौकरी को छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ सहयोग के लिए, आंदोलन के सहयोग के लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन मैंने आपको सोशल साइंस में पढ़ा रखा है क्लास 10th में, तो आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से 1922 के बीच में हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड के आसपास। तो ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। तो उसी समय मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी सरकारी नौकरी जो है वो छोड़ दिया था। संपादन का मतलब होता है इन्होंने किस चीज़ की रचना की। इन्होंने मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस का संपादन किया। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी वो थी सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। मौलिक उपन्यास लगभग 300 कहानियाँ, मानसरोवर 8 खंड, अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियाँ आदि विविध प्रसंग 3 खंड में संकलित है और उन्होंने अनेक अनुवाद किए। ये एक एक करके मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसको पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कायाकल्प जो है वो किसकी कृति है, कायाकल्प किसकी रचना है, और ऑप्शन में 4 लेखक का नाम दिया हुआ रहेगा। तो आपको पता रहेगा कि कायाकल्प जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, तभी तो आप सही आंसर क्लिक कीजिएगा। इसीलिए आपको कृतियाँ मतलब इनके जो संपादन है उनको अच्छे से समझना और इनकी कृतियाँ थी सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गर्मभूमि, गोदान, मौलिक उपन्यास, और इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी। जैसे कि एक कहानी मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, पूस की रात, बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को लास्ट तक पढ़िएगा, आपको कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और इन्होंने 8 खंड में मानसरोवर की रचना की थी। इन्होंने अनेक निबंध लिखे थे, लेख लिखे थे और टिप्पणियाँ लिखी थी। विविध तरह के इन्होंने प्रसंग लिखे थे, 3 खंड में वो भी संकलित किए थे। और इन्होंने अनेक अनुवाद किए थे। अनुवाद का मतलब होता है कि जैसे ये पाठ हिंदी में है और अगर किसी को तमिल आता हो तो वो इसी पाठ को तमिल में अनुवाद करके पब्लिश कर सकता है, इसे कहा जाता है अनुवाद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने अनुवाद भी बहुत किए थे। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। मतलब जो हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद हैं वो अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं, मतलब कि विश्व साहित्य में प्रसिद्ध हो गए हैं। भारतीय स्वाधीनता के समय के गुजरने के साथ साथ उनकी जो प्रसिद्धि है वो देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। मतलब इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि वे वैश्विक रूप ग्रहण कर लिए है उनकी प्रसिद्धि ने, मतलब वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए हैं। उनकी जो कथा है, उनकी जो साहित्य है वो विभूति बन गई है, वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियाँ शेष है और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी भी जारी है। और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण करता है। आपको पता है कि हम लोग भारत देश के निवासी और भारत देश में डेमोक्रेसी चलता है, मतलब लोकतंत्र चलता है, लोगों का शासन चलता है, लोगों के द्वारा सरकार बनाया जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रेमचंद और उनका साहित्य जो है वो प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़ा हुआ है। हमारा लोकतंत्र जो है वो सफलता और सिद्धि के लिए उनकी साहित्य को अपनी प्रेरणा मानता है, मतलब उनकी जो साहित्य, उनकी जो रचनाएं हैं उनको हमारा लोकतंत्र अपनी प्रेरणा मानता है और उसको पैमाने के रूप में ग्रहण भी कर सकता है। बदले हुए और बदलते समय की चेतना के साथ साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य पाठ बन गया है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया है। मतलब आपको पता है कि प्रेमचंद जी जो थे, मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी साहित्य कुछ मनोरंजन के भी थे, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य को मनोरंजन स्तर से उठाकर जीवन के सार्थक रूप से भी जोड़ने का कार्य किया है। उस युग के जीवन समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह
विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यवर्गीय कुठाएं, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं में उन्होंने कथा रचना के लिए प्रेरित किया था। मतलब आपको पता है कि प्राचीन काल की ये सभी समस्याएं हुआ करती थी। अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, जाति भेद, अस्पृश्यता, ऐसे बहुत सारे अनगिनत मध्यवर्गीय कुठाएं हुआ करती थी। इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं को उन्होंने अपने कथा रचना से प्रेरित किया है और उसको सुधारने का प्रयास किया है। जैसे कि पूस की रात में आप किसानों के शोषण के बारे में ही और जमींदार महाजनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आगे आप इस पाठ में किसान का शोषण और जमींदार महाजन से रिलेटेड ये पाठ है, उसी को आप समझने वाले हैं कि किस तरह प्रेमचंद जी ने साहित्य को मनोरंजन सत्र से उठाकर जीवन के सार्थक रूप से भी जोड़ने का कार्य किया और इन सभी प्रकार की अनगिनत मध्यवर्गीय कुठाओं को, सारी परिस्थितियों और समस्याओं को उन्होंने अपनी कथा रचना से प्रेरित किया और उनको दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने अधीरता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया था। ये समस्याएं विविध रूपों में आज भी हमारे साथ हैं, इसलिए प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मतलब आपको पता है कि इनमें से बहुत सारी समस्याएं तो अभी समाप्त हो गई है, लेकिन इनमें से कुछ समस्याएं ऐसी है, जैसे कि आपको पता है निर्धनता और अशिक्षा, ये समस्याएं, अंधविश्वास अभी भी हैं। तो जैसे जैसे ये समस्याएं विविध रूप में आज भी हमारे साथ हैं, इसीलिए प्रेमचंद जी आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। मतलब इनके साहित्य को पढ़ना आज भी हमारे लिए उतना ही लाभदायक है जितना कि पहले था। प्रेमचंद का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अंतर संघर्षों, जिसकी जीजीविषा का साक्ष्य भी है। प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात, मैंने भी आपको बताया था कि ये किसान से रिलेटेड कहानी है। इसमें किसान के शोषण के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यही अब यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि इस कहानी में आपको पढ़ना क्या है, उसके बारे में लेखक ने क्या विचार और तर्क प्रस्तुत किए, उन तर्कों को आपको समझाया जा रहा है। और इसके जस्ट बाद आपका पाठ शुरू होगा और पाठ पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो अगर आपको पाठ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ लगे, कुछ समझ नहीं आए, तो आप अपना राय, अपना विचार जरूर फीडबैक के माध्यम से कमेंट में पोस्ट कीजिएगा, जिससे मैं आपके कमेंट को पढ़कर अपने वीडियोस को और भी सुधार कर सकूं और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। ये कंटेंट मैं आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाने वाला हूं। क्लास 11 का पूरा हिंदी मैं आपको बिल्कुल मुफ्त पढ़ाऊंगा, और सभी विषयों का जो चैप्टर रहता है उसका PDF चैप्टर के साथ जो उसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उन क्वेश्चन आंसर का मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, और उन सभी का PDF मैं आपको बिल्कुल मुफ्त में देने वाला हूं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस कोर्स के बारे में, इस सिलेबस के बारे में अपने दोस्तों के बीच भी जरूर चर्चा कीजिएगा, और उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम यहाँ थे कि यहाँ प्रस्तुत कहानी जो पूस की रात है वो किसान के लेखक है। मतलब प्रेमचंद जो है मुख्य रूप से किसान के लेखक है। ये जो प्रस्तुत कहानी है, मतलब जो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं, पूस की रात, द जनवरी नाइट, जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है। मतलब उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, और उन कहानियों में जो श्रेष्ठ कहानी है वो पूस की रात है, उसमें ये शामिल की गई है। ये एक छोटे से किसान की कहानी है। एक और वह व्यवस्था जिसमें रात दिन हाड़ गलाकर भी वह जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह कड़कड़ाती ठंड जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं। इस तरह प्रकृति और मानवकृत व्यवस्था के बीच निहत्था हल्कू पूस की ठिठुरती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मड़ैया में जबरा के साथ अपनी रात गुजारता है। जो हल्कू है वो इस कहानी का मुख्य पात्र है। उसकी पत्नी का नाम मुन्नी था और उसके कुत्ते का नाम जबरा था। तो ये जो मैं आपको लाइन समझा रहा हूँ, ये अगर आपको भी कम समझ में आ रहा है तो आप पाठ जब समझिएगा, जो पूरा पाठ पढ़िएगा, तब आपको इसका तात्पर्य समझ आएगा कि लेखक ने पाठ के बारे में पहले कुछ तर्क क्यों दिए थे। तो जबरा जो उनका कुत्ता था वो उसके साथ अपनी रात गुजारता है, और ठंड से बचने के लिए उसके पास मूक जानवर सिर्फ और सिर्फ कुत्ता जबरा है। मतलब कि ऐसा जानवर है जो उससे बातचीत तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक तरह का जानवर है और वो एक मनुष्य है। तो मूक जानवर कुत्ता जबरा है, जिसे अपनी देह से लगाकर वह ठंड का प्रतिकार करता है। पर यह प्रतिकार अपनी परिणतियों में क्या सचमुच प्रतिकार सिद्ध हो पाता है? नील गाय रात में उसकी फसल चर जाती है। नील गाय, आपको पता है कि ये नील गाय पालतू नहीं हो सकती, ये जंगली होती है, और ये जब उनके फसल में आती है, जब वह सो जाता है तो उसकी फसल को चर जाती है। तो ये पूरा पाठ, ये जो मैंने आपको पूरी बात बताई है, सभी मैं आपको पाठ में आगे समझाने वाला हूँ। तो प्रेमचंद ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है। उनकी काफ़ी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें ग्रामीण कथाओं का रस
और उनकी शैली अपनाई गई है। आमतौर से उनकी कहानियों में जो एक ठेठपन है, पाठक के हृदय को अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, उन्होंने हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखी है। मतलब उनकी ये जो कहानी है वो बिल्कुल एक ठेठपन, ठेठ भाषा में है, मतलब कि शुद्ध हिंदी में नहीं है। पाठक के हृदय को अपनी बात को, मतलब जो जैसे कि आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो पाठक के हृदय में, मतलब आपके दिल में वे अपनी बात को सीधे उतार देने की ताकत रखते हैं। मतलब वे आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। जब आप इस पाठ को पढ़िएगा तब आपको लाइनों से समझ में आएगा कि पाठ पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आएगा। आप उन सभी फिगर को इमेजिन कर पाइएगा कि उस समय कैसे हुआ होगा। उन्होंने हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से ये ताकत जो है वो सीखी है। प्रेमचंद की कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई, उन सभी में कोई न कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। यह उनकी खूबी है कि सारी बात वह ऐसे चित्र खींचकर कहते हैं कि कहानी में उपदेशकों का रूखापन नहीं आने पाता। उनके चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना जो है वो आंखों के सामने हो रही है। मैंने अभी आपको बताया कि जब आप इस कहानी को पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो घटना है वो हमारी आंखों के सामने हो रही है। मतलब उन सभी घटनाओं को आप इमेजिन कर पाइएगा कि वो किस तरह हुआ होगा। उनकी शैली की चित्रमयता, भाषा पर असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग्य, व्यंग्य का मतलब होता है हंसी मजाक, और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। उनकी सहृदयता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार भी बनाती है। प्रेमचंद और उनका युग, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग, मतलब ये जो पाठ के बारे में आपने लेखक का जो राय पढ़ा, ये लेखक का जो राय है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ से आपका पाठ शुरू होता है, पूस की रात, द जनवरी नाइट। पूस जो है वो जनवरी को कहा जाता है और जनवरी में पता है आपको कड़ाके की ठंड होती है, तो उसी कड़ाके की ठंड का इस पाठ में वर्णन किया गया। अब यहाँ से आपका पाठ शुरू होने वाला है। मतलब इससे पहले जो आपने पढ़ा इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। लेखक के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ से मैं आपको पाठ पढ़ाने वाला हूँ, तो आप अब इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, पूरा क्लास को देखिएगा और पाठ को अच्छे से समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया था पाठ में हल्कू मुख्य पात्र होता है और मुन्नी जो होती है वो उसकी पत्नी होती है और उसके कुत्ते का नाम जबरा होता है। बस इन्हीं तीनों पात्रों के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ से हम आप पाठ को शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ, पूस की रात में हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू जो है वो आकर अपनी स्त्री से कहता है कि सहना आया है। सहना जो है वो जमींदार है, वो कर वसूली का कार्य करता है। कर वसूली का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी की ज़मीन पर या स्वयं ही अपनी ही ज़मीन पर खेती करते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है वहाँ के महाजन को। जैसे कि वहाँ का जो जमींदार था वो सहना था, तो वो कर वसूली करने के लिए आता है और वो कहता है कि लाओ जो रुपये रखे हैं। हल्कू कहता है अपनी पत्नी को कि लाओ जो रुपये रखें उसे दे दूं, किसी तरह इससे गला तो छूटे, क्योंकि सहना जो है वो पैसा लेकर जाने वाला, बिना लिए नहीं जाने वाला था और उसके 3 रुपये थे वो उसको लेना अनिवार्य था। मुन्नी झाड़ू घर में लगा रही थी। जब हल्कू ने ऐसा उससे कहा कि लाओ जो रुपये रखें उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे, तो मुन्नी पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। ये 3 रुपये जो हैं वो उन्होंने जमा कर रखे थे पूस की रात में कंबल खरीदने के लिए। मतलब पूस की रात में जब वह खेत की रखवाली करने जाएगा तो ठंड से बचने के लिए उसे किसी तरह की सुविधा या सामान की तो ज़रूरत होगी, तो वे 3 रुपये जमा करके रखते हैं कंबल खरीदने के लिए। तो यही कहती है मुन्नी कि 3 ही तो रुपये हैं, अगर वे उसे दे देंगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो कि फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। मतलब जब फसल उपज जाएगा तब सहना को रुपये दे देंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा उसको कह दो। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मतलब उसको पता था कि जो सहना है वो बिना पैसे लिए तो जाएगा नहीं, वह घुड़कियां जमावेगा, सहना मानेगा नहीं, गालियां भी देगा, तो उसको लगता है कि इसको पैसे दे ही देते हैं, किसी तरह इससे तो गला छूटेगा, मतलब इससे तो हमारा जो समस्या है, जो चिंता है वो दूर हो जाएगा। तभी वह कहता है कि कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे, जो पैसे बचे हुए हैं वो दे दो, मैं उसको दे देता हूँ। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन सा उपाय करोगे।
कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपये न दूंगी न दूंगी। तो मुन्नी कहती है कि दूसरा उपाय तुम क्या करोगे। वो जब कहता है कि कंबल खरीदने के लिए कोई दूसरा उपाय कर लेंगे, तब उसकी पत्नी मुन्नी कहती है कि दूसरा उपाय तुम क्या करोगे, जरा वो तो बताओ, कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात कंबल दे देगा, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मतलब कितने तरह के कर्ज हमको चुकाने हैं, वो चुकने ही नहीं आती, मतलब हम चुका ही नहीं पाते हैं। मैं कहती हूँ कि तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते हो, मर मर कर तो काम करते हो, और जो भी उपज हो उस उपज का आधा उसी को दे दो। चलिए छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। मतलब सभी के बाकी, मतलब कि जो उधार होता है वही चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो और ऐसी खेती से बाज आए। तो वो कहती है कि मैं रुपये न दूंगी न दूंगी, इस बात को बोलकर। तो हल्कू उदास होकर बोलता है तो क्या गाली खाऊं। मैंने अभी आपको बताया कि जो सहना था वो पैसे लिए बिना नहीं जाने वाला था, वो इस तरह का जमींदार था, वो इनकी बातों को नहीं समझने वाला था, वो गाली भी दे सकता था। इसीलिए हल्को उदास होकर अपनी से पत्नी से बोला कि अगर तुम रुपये नहीं दोगी तो क्या मैं उससे गाली खाऊं। तो मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीष्म जंतु की भांति उसे घूर रहा था। मतलब मुन्नी ने तड़प कर कहा, सोचकर कहा कि वह गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या। लेकिन फिर उसको समझ में आया कि जो हल्कू कह रहा है वो बिल्कुल ही सत्य बात कह रहा है। तो उसे ने जाकर आले पर से, आले एक जगह का नाम होता है, तो उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसी खेती मजदूरी में, सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगा, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। वो कहती है, पैसे तो वो ला कर दे देती है हल्कू के हाथ में, और उसको कहती है कि ये जो खेत में मजदूरी का कार्य है ये तुम छोड़ दो। जो मतलब कि खेत में मजदूरी करके सुख की एक रोटी तो खाने को मिलती नहीं है, और किसी तरह की किसी का धौंस भी नहीं रहेगा। मतलब कोई जमींदार आकर तुम पे इस तरह का धौंस नहीं जमाएगा। इसलिए वो कहती है कि खेती करना छोड़ दो, और वो पैसे दे देती है। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। मैंने अभी आपको बताया कि वो जो काम करता था खेतों में, उसी मजदूरी से उसने काट कपड़ कर बहुत मुश्किल से 3 रुपये ठंड में बचने के लिए, कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे, मतलब उसका जो वो पैसा था आज भी उसके हाथ से जाने वाला था। इसीलिए उसको लग रहा था कि जैसे वह अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। अब यहाँ से शुरू होता है, जब वो उसको पैसे दे देता है तो जमींदार चला जाता है। अब नेक्स्ट पोर्शन पार्ट का शुरू होता है। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपनी खेत के किनारे ऊख के पत्तों के नीचे एक छतरी के नीचे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस की खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। मतलब उसके पास एक पुरानी चादर थी जो कि गाढ़े की थी, उसी को ओढ़कर कांप रहा था। क्योंकि जो उसने 3 रुपये जमा किए थे कंबल खरीदने के लिए, वो तो वह खरीद नहीं पाया था ठंड से बचने के लिए। वो 3 रुपये तो उसको सहना को देने पड़ गए थे। तो उसके पास जो एक पुराने गाढ़े की चादर थी उसी को ओढ़े वह कांप रहा था। मतलब ये अब खेत की रखवाली करने रात को गया हुआ है, पूस की रात के दिन, मतलब कि जनवरी के रात के दिन। तो ये अब वहाँ का दृश्य प्रस्तुत मैं आपको कर रहा हूँ, वहाँ का दृश्य मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के बनेंगे, जो आप ध्यान से पढ़े हुए रहिएगा तब ये आपसे बन पाएंगे। तो वह चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आती थी। मैंने भी आपको बताया कि जबरा जो था वो उसके कुत्ते का नाम था। तो जो कुत्ता होता है वो भी पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। मतलब ना ही जबरा को नींद आ रहा था ठंड के कारण, और ना ही उसके मालिक हल्कू को नींद आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को।
तो हल्कू जो है वो घुटनियों में गर्दन चिपकाते हुए कहता है जबरा को। अब यहाँ से देखिए व्यंग्य शुरू हो रहा है पाठ का, मतलब कुछ हास्य तरह का विचार यहाँ से प्रस्तुत किया जा रहा है कि हल्कू अपने कुत्ते को कहता है कि क्यों जबरा, जाड़ा लगता है, तुम्हें मैं कह तो रहा था कि घर में पुआल पर लेट रह, लेकिन तुम यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? तुमको ऐसा लगा कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ जो तुम भी मेरे साथ दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को, मतलब रानी को विचार करके रो। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है, कूकू से नींद नहीं लेकर आ रही है। मतलब जब ऐसा बात हल्कू उसको कहता है कि खाओ ठंड, तुमको तो ऐसा लगा कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ जो तुम मेरे पीछे पीछे दौड़े आगे, घर में रहता तो पुआल पर लेट कर अच्छी तरह से सो जाता। तो जब ऐसी बात कहता है तो कुत्ते को लगता है, वह अपनी बुद्धि से सोचता है कि शायद मेरी कूकू की आवाज़ से मेरे मालिक को, मेरे स्वामी को नींद नहीं आ रही है, इसलिए वह कूकू की आवाज़ को बंद कर देता है, कूकू की आवाज़ नहीं करता है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूँ तो एक चिल्म भर लूँ, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्म तो पी चुका हूँ। चिल्म जो होता है वो एक तरह का नशा जैसा चीज़ होता है पीने का, जिसको आप लोकल लैंग्वेज हुक्का से समझ सकते हैं। हुक्का जैसे कि बड़ा होता है, उसी की तरह एक छोटा सा होता है, उसी में चिल्म भर कर पिया जाता है। तो वही कह रहा है कि किसी तरह से रात तो कटे, एक चिल्म और भर लेता हूँ, 8 चिल्म तो अभी तक पी चुका हूँ। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। मतलब ये कहता है कि मजदूरी तो हम करते हैं खेती में, लेकिन जमींदार जो होते हैं वे बिल्कुल ही मोटे मोटे गद्दे और लियाफ कंबल, मतलब कि एकदम बड़े कंबल पर, मोटे मोटे गद्दे पर रहते हैं कि मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए। मतलब जाड़ा जो है वो उन लोगों को कुछ नहीं कर सकता है। ये सभी तकदीर की खूबी है कि किसी की तकदीर में तो ये जो ठंड है वो उसकी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह मोटे मोटे गद्दे और लियाफ कंबल का यूज़ कर रहा है। और हम जैसे लोग हैं जो इस ठंड में मरे जा रहे हैं, और मजदूरी हम करते हैं, और ये जो मज़ा है इस ठंड का वो कोई और लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिल्म भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्म पीते हुए कहा, पिएगा चिल्म? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। तो वो चिल्म बार बार इसलिए पीता है, वो रात से अभी तक 8 चिल्म पी गया था कि उसको ऐसा लगता था कि चिल्म पीने से शरीर में कुछ गर्मी आएगी, और जो ये जाड़ा लग रहा है, ये जो ठंड लग रही है, ठंड कोई लोकल भाषा में जाड़ा कहते हैं, तो ये जो ठंड है ये दूर हो जाएगी। लेकिन वो कुत्ते को कहता है कि क्या तुम भी पिएगा? इससे ठंड तो भागती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए, उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी, क्योंकि वो चिल्म पी रहा था। और हल्कू जो था, जब कुत्ता उसके पास मुंह लेकर आया तो कुत्ते के मुंह से उसको गर्म सांस लगी हल्कू को। चिल्म पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। मतलब अब की बार वह सो जाने के लिए चिल्म पिया था, और वो चिल्म पीने के बाद लेट कर सोचता है कि अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं ज़रूर नींद से सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। मतलब पिशाच का मतलब होता है किसी राक्षस की भांति जो ठंड थी वो उसको दबाए जा रहा था। मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ करवट पलट रहा था। जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था।
जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। मतलब जब वह कुत्ते को अपनी देह से लगाता है, गला लगाता है, तो कुत्ते से स्वाभाविक सी बात है, वो जानवर है तो उसके शरीर से कुछ दुर्गंध तो आएगी। तो वह उसके शरीर से जब दुर्गंध आ रही थी तो वह उस दुर्गंध में भी ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो उसे महीनों से नहीं मिला था। जबरा जो उसका कुत्ता था वो ये समझ रहा था कि शायद यही स्वर्ग है। हल्कू की जो पवित्र आत्मा थी, उस पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी, मतलब उसके प्रति किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगा था जिस तरह से उसने अपने कुत्ते जबरा को लगाया था। वह अपनी दीनता से आहत नहीं था, मतलब ऐसा बात नहीं है कि वह अपनी दीनता से आहत होकर उसको गले लगा रहा था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे कि उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। मतलब ये अपने मित्र रूपी को दर्शाने के लिए वो उसको गले लगाता है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। जबरा को ऐसा लगा कि लगता कोई जानवर आ रहा है, तो उसको जानवर की आहट आई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया और वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। मतलब पता है आपको कि कुत्ते को वह खेत के पास इसलिए लाया था कि वह जानवरों से खेत की रक्षा करेगा। तो जब कुत्ते को लगता है जबरा को कि कोई जानवर आ रहा है तो वो इधर उधर दौड़ता है और भौंकता है। जब उसका मालिक उसे बुलाता है तो वो दोबारा चला जाता है। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। शीत का मतलब है कि ठंड और ज़्यादा गिरने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है ठंड से। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। धमनी जो होता है वो वेन्स को कहा जाता है और वेन्स को हिंदी में नस कहते हैं। तो उसका सारा रक्त जम गया था और उसको ऐसा लग रहा था कि हमारी नसों में रक्त की जगह हिम, मतलब कि बर्फ़ बह रहा है ठंड के कारण। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। मतलब जो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगता है तो झुककर छतरी से बाहर निकलकर देखता है आसमान की ओर कि अभी कितनी रात बाकी है, कितनी देर बाद सुबह होगी और वह इस ठंड से मुक्ति पाएगा। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े थे। सप्तऋषि जो होता है उसके मतलब कि आप कभी आसमान में देखिएगा तो आपको 7 सितारे एक जगह पे दिखाई देंगे, उन्हें ही सप्तऋषि कहा जाता है। तो सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े थे। ऊपर आ जाएंगे तब कभी सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है, मतलब अभी आधे समय से ज़्यादा का रात बाकी है, क्योंकि जो सप्तऋषि है वो आधा भी नहीं चढ़ा है, क्योंकि जब सप्तऋषि ऊपर आता है तभी सवेरा होता है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कोई जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। मतलब जब वो सप्तऋषि को आकाश में देखता है तब उसको पता चल जाता है कि रात तो अभी आधे से भी ज़्यादा बाकी है। तब वह सोचता है कि वहीं पास के एक बाग में आम का बाग था और पतझड़ शुरू हो गई थी। तो पतझड़ में आपको पता है कि पत्ते जो हैं वो झड़ते हैं, मतलब आम के पत्ते वहाँ गिरे हुए होंगे। तो वह सोचता है कि जाता हूँ वही उन पत्तियों को बटोर कर आग जलाऊँगा और आग तापूँगा और ठंड से राहत पाऊँगा, और वह वहाँ चला जाता है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़ लिए। अरहर जो होता है वो दाल के खेती को कहा जाता है। अरहर एक तरह का दाल होता है। तो उसने पास में जाकर अरहर के खेत में जाकर अरहर के कई पौधे उखाड़ लिए और उससे एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए नीचे की तरफ चला। उपला जो होता है वो लोकल लैंग्वेज में गौठा को कहा जाता है। उपला का उपयोग अभी भी गाँवों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। ये मेरे घर में भी यूज होता है। तो आपको पता होगा कि जब वह अपनी छतरी के पास चिल्म भर रहा था बार बार, तो चिल्म वो आग से ही भर रहा था और आग जो थी वो उपला में लगा हुआ था। तो वह पास के अरहर के खेत से कुछ पत्तों और कुछ पौधों को उखाड़ कर झाड़ू बना लेता है और एक हाथ में झाड़ू ले लेता है और आग से सुलगता हुआ उपला बगीचे की तरफ लेकर चल जाता है। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और जबरा जो उसका कुत्ता था वो दुम हिलाने लगा, मतलब अपनी पूंछ हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा था जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, ठांडे हो जाएंगे, टाँठे हो जाएंगे, फिर आकर सोएंगे।
अभी तो रात बहुत है। मतलब वो अपने कुत्ते को कहता है कि चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर, पत्तियों को इकट्ठा कर कर आग तापेंगे, और जब हम लोग कुछ गर्म हो जाएंगे तो आकर सो जाएंगे, अभी तो रात बहुत ज़्यादा बाकी है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में धूप अंधेरा हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों में कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षा से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। आपको पता है कि जनवरी में बहुत ज़्यादा ओस गिरती है और आधा रात समाप्त होने के बाद तो ओस जो है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो जो ओस की बूंदें थी वो वृक्ष से, आम के वृक्ष से टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है क्या? मतलब मेहंदी के वहाँ कुछ पेड़ होंगे और जब हवा चलती है तो मेहंदी के सुगंध को लेकर आया तो हल्कू को कुछ अच्छा लगा। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी। मतलब जबरा जो है वो उस कुत्ते का नाम था और उसको ज़मीन पर कहीं एक हड्डी पड़ी हुई मिल गई थी, वह उसे ही चिचोड़ रहा था। मतलब उसे ही बार बार खा रहा होगा, उसे ही बार बार चाट रहा होगा। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियाँ बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पाँव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। मतलब उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठिठुर गए थे ठंड से और उसका पैर जो था वो ठंड से गलने लगा था, लेकिन फिर भी वह पत्तियों का एक पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह इस ठंड को जलाकर भस्म करना चाहता था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाल लिए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ मचलता हुआ जान पड़ता था। मतलब चारों तरफ अंधेरा था और जब उसने आग जलाई तो वहाँ अंधकार जो था वो जो प्रकाश था वो नौका के समान हिलता हुआ और मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा और आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। मतलब वह ठंड को ललकार रहा था कि अब तुम्हारे जी में जो आता वो कर ले, क्योंकि वो आग जलाकर अब आग ताप रहा था। अब उसको ठंड की चिंता नहीं थी। ठंड की असीम शक्ति पर वह विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझी? नहीं इतनी ठंड न खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। मतलब जबरा पूछ हिलाकर कहता है, वो इस तरह का विचार सोच रहा होगा, ऐसा हल्कू को लगता है कि अब ठंड क्यों लगेगी, क्योंकि अब ठंड लगती ही रहेगी, क्योंकि अब तो आग जल रहा है उनके सामने, वे आग को ताप रहे हैं। तब तो उनको शायद यही बात है कि उनको ठंड नहीं लग रही है। तो वो उसको ऐसा लगता है कि कुत्ता ऐसा कह रहा है कि तुम्हें ये पहले से उपाय न सूझी? इतनी ठंड जो हमको आधी रात तक लगी है वो तो नहीं लगती? तो यह सोचकर जबरा ने पूछ हिलाई और हल्कू को ऐसा लगा कि जबरा ऐसा सोच रहा है। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो बच्चा मैं दवा नहीं करूँगा। मतलब है हादसे की पंक्ति को कहते हुए कहता है कि अच्छा है इस अलाव को कूद कर इधर उधर पार करते हैं और अगर कोई जल गया तो मैं तो दवा नहीं कराऊंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के गिर्द में घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पर आ गया। मतलब है जबरा को जो हल्कू है वो कूदने के लिए कहता आग के इस पर और उस पर, और वह कूदता भी है। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। मैंने आपको बताया कि वो बहुत अंधेरा रात था। तो जब प्रकाश उत्पन्न हुआ था तो जैसे कि समुद्र में एक नौका दिखता है उसी तरह वो प्रदर्शित हो रहा था। और जब वह पत्तियां जल चुकी थी तो बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आंख बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जा रही थी उसे आलस्य दबाए लेता था। मतलब उसने जब इतनी देर आँख को तापा तो उसके शरीर में कुछ गर्मी तो आ गई थी और ठंड जो थी उस ठंड से उसे और ज़्यादा आलस्य आने लगा था। उसको सोने का मन करने लगा था और वह उसी के पास बैठकर एक गीत गुनगुनाने लगता है। जबरा जोर से भौंकने लगता है और खेत की ओर भागता है। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया। शायद नील गायों का झुंड है।
हल्कू जो था उसको ऐसा लगा कि शायद जानवर का झुंड जो है वो मेरे खेत में आ गया है और वो जो झुंड है वो शायद नीलगायों का है। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें उसके साफ कान में आ रही थी, मतलब उसके कान में बिल्कुल साफ साफ आ रही थी उस नीलगायों के कूदने और दौड़ने की आवाज़। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उसके चबाने की आवाज़ जो है वो चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा नहीं, मतलब उसने अपने दिल में इन सभी बातों को सुनते हुए भी बिना उठे आलस्य से कहा कि नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। उसको लगता है कि मेरा कुत्ता के होते हुए, मेरे जबरा के होते हुए इस खेत में कोई भी जानवर नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसको लगता है कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन धोखा उसके साथ वास्तव में हो जाता है, क्योंकि जानवर वास्तव में आए थे, नीलगाय वास्तव में आए थे जिनको जबरा नहीं भगा पाता है। और वो सोचता है कि अगर आएगा भी तो मेरा कुत्ता भगा देगा, और उसको कुछ समय बाद आवाज़ आना भी बंद हो जाती है और वो फिर सो जाता है। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दंदाया हुआ बैठा था। इस चाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा और वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा भौंक उठा, मतलब उसने ये आवाज़ लगाई कि इस आवाज़ से मेरा जो कुत्ता है वो प्रेरित होगा और उन जानवरों को भगा देगा। और जबरा भौंकता रहा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल जो थी वो बिल्कुल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू इरादा पक्का करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक, मतलब अब उसको इतनी आहट मिलने के बाद वह अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला ही था, पर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। मतलब आपको पता है कि राख के नीचे आग समाप्त होने के बाद भी कुछ आग रहती है, कुछ गर्मी रहती है। तो वह जब उठता है तो 1-2 कदम ही चलता है, लेकिन जो ठंडी हवा थी वो उसको बिच्छू के डंक से लगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लगा। तो वह फिर से घूम गया और उस राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, मतलब जबरा बहुत ज़्यादा भूख रहा था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। आग जली थी तो वहाँ की आसपास की जो ज़मीन थी वो भी थोड़ी गर्म हो गई थी, तो हल्कू जो होता है वहीं पर चादर ओढ़कर सो जाता है। सवेरे जब उसकी नींद खुली, चारों तरफ, मतलब सो जाता है। अब सुबह का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मतलब जब उसकी पत्नी मुन्नी उसको उठाती है और कहती है कि क्या तुम आज सोते ही रहोगे? तुम तो यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत जो है वो चौपट हो गया, क्योंकि जो नीलगाय थी उन्होंने उसकी खेत की फसलों को बर्बाद कर दिया था, सभी खेतों को वो चर गए थे। हल्कू ने उठकर ऐसा पूछा कि क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? मतलब वो कहती है अपने पति हल्कू को कि तुम्हारे मड़ैया डालने से यहाँ क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ रहने से क्या हुआ? फसल तो तुम बचा नहीं पाए, सारे के सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है कि उसको कुछ पता ही ना चले, लेकिन उसको ठंड के कारण कुछ कर नहीं पाया, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ लिया है। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। मतलब अगर वो कहता है कि मैं सो गया था तो वो उसकी पत्नी उसको और डांटेगी, फटकारेगी, इसलिए वो बहाना मारते हुए कहता है कि मैं तो मरते मरते बचा, तुझे अभी भी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द है कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए। डांट का मतलब होता है कि वे खेत की आड़ पर आ गए। देखा सारा खेत रोंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। मतलब जबरा भी जो था वहाँ बिल्कुल चित लेटा हुआ था, सोया हुआ था, जिस तरह से उसमें प्राण ही न हो, क्योंकि वो रात भर भौंकता रहा, लेकिन नीलगाय फिर भी नहीं भागी। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू जो था वो बिल्कुल प्रसन्न था। अब यहाँ से आपको समझ आएगा कि हल्कू प्रसन्न क्यों था, हल्कू खुश क्यों था। मुन्नी के मुख पर तो उदासी छाई हुई थी, वह दुखी थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा,
अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। मतलब पता था कि जो फसल होती है वो आधा फसल वो खुद रखती है और आधे फसल जो है वो जिसकी ज़मीन थी उसको देती है। लेकिन फसल के नष्ट हो जाने पर, बर्बाद हो जाने पर वह कहती है कि अब तुमको मजदूरी करके ये माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रश्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। मतलब हल्कू बिल्कुल खुश था कि अब मुझे खेती नहीं करनी पड़ेगी और इस कड़कड़ाती ठंड में मुझे सोना तो नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो कहानी है वो समाप्त होता है। और इस कहानी में मतलब आपको सिर्फ समझना यही था कि किस तरह से किसान का प्राचीन समय में शोषण होता था, किस तरह किसान बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे बहुत ज़्यादा ठंड में, और वे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उनको सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी। वो इसी तरह से ठंड में रात को काटते थे और उनके जो मालिक होते थे वो बिल्कुल सुख चैन से मोटे मोटे गद्दे और कंबल में सोते थे कि ठंड उनको कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो वो कहानी थी वो एक किसान के शोषण के प्रति थी। तो ये पाठ आपको कैसा लगा, आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी राय, अपने विचार विमर्श को कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगी इस वीडियो में तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे क्लासेज शाम को होगी, इसलिए प्रतिदिन आप शाम 6 बजे जरूर जुड़िएगा। आज से ये क्लास रेगुलर चलेगी। पाठ्यक्रम परिचय मैंने आपको बता दिया, आपका सिलेबस क्या। पहले मैं आपको गद्य खंड के 12 पाठ पढ़ाने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको काव्य खंड के भी 12 पाठ पढ़ाने वाला हूँ। सभी पाठों को मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ और अगर आपको फिर भी कुछ कमी लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी सुधार करूँगा। वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि मैं आपको थोड़ा ज़्यादा विस्तार से समझ चाहता हूँ। अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहिएगा तभी आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसी पाठ का जो बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है वो करवाने वाला हूँ। तो सभी पाठ का क्रम ऐसे ही चलेगा। सबसे पहले मैं आपको पाठ का व्याख्या करवाऊँगा, उसके बाद उस पाठ का ऑब्जेक्टिव और उसके बाद उस पाठ का सब्जेक्टिव, और प्रतिदिन शाम 6 बजे क्लासेज होगी। और ये जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है और इसके अलावा भी सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा कृष्णा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको क्लासेस के अपडेट भी समय समय पर मिलती रहेगी और सभी विषयों का PDF आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और इस क्लास को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बस मेरी आपसे यही कामना है। और अगर आपको यह क्लास पसंद आई, यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इस क्लास को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में।